नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा। यूपी में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे पॉलिटिकल पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। अब किस पॉलिटिकल पार्टी की रणनीति कारगर साबित होगी ये तो चुनाव के समय ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यूपी में बीएसपी ब्राह्मण कार्ड खेलने में जुट गई है। कैसे, ये बताएंगे कमाल खान। अयोध्या में आज हुए बीएसपी के पहले ब्राह्मण सम्मेलन में मंच से जय श्री राम के नारे लगे और ऐलान किया गया कि जिस राम मंदिर की नींव भी बीजेपी सरकार ठीक से नहीं भरवा सकी है, मायावती की सरकार आएगी तो ये मंदिर भी वही बनाएगी। सतीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि यूपी की सरकार आने के बाद 400 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, कभी उन्हें शूट आउट में मारा गया तो कभी उनकी गाड़ी पलटा दी गई। जय श्री राम, श्याम रामचंद्र की। बीएसपी के इतिहास में पहली बार उनके मंच से जय श्री राम के नारे लगे और सतीश मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर का भूमि पूजन अशुभ मुहूर्त में होने की वजह से बीजेपी के लोग मंदिर की नींव भी पूरी नहीं कर सके। मायावती सरकार आएगी तो राम मंदिर बहुत जल्द पूरा होगा। इतना भव्य स्मारक, इतना भव्य जो लखनऊ सब लोग जा चुके हैं, देख चुके हैं, 1.5 साल के अंदर बना करके तैयार करके शुरू कर दिया। यहां 1 साल हो गए, नींव ही नहीं आई ऊपर तक। मैं इनसे कहना चाहता हूं, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इनका असली चेहरा पहचानिए। जब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इनके पास जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने जमा कर रखे हैं और जिसका इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए और मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, इनको मजबूर हम लोग करेंगे कि एक यहां पर भव्य मंदिर जो बनने का काम है। सम्मेलन में सतीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार आने के बाद यूपी में 400 ब्राह्मणों की हत्या हुई है, कभी उन्हें शूट आउट में मारा जाता है तो कभी उनकी गाड़ी पलटा दी जाती है। इनकाउंटर भी जाति देखकर हो रहा है। इतना बड़ा चिट्ठा है, कहां तक गिनाएंगे? 1 घंटा लग जाएगा खाली उनके किस्से बताने में आपको कि कहां पर कैसे कैसे 400 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को मार गिराया गया। इनकी तरह नहीं कि कहते हैं रोको और ठोक दो, लेकिन पहले जात पूछ लो और उसके बाद ठोक दो। ब्राह्मण सम्मेलन से पहले सतीश मिश्रा ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन किया, फिर सरयू के किनारे आरती की और सरयू में दुग्धाभिषेक भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास दुबे कांड में एक 16.5 साल की बेकसूर ब्राह्मण बच्ची खुशी दुबे को सरकार ने 1 साल से बंद कर रखा है, वो उसका मुकदमा लड़ेंगे। 2 तारीख को हादसा हो गया और 2 तारीख के हादसे में यानी कि 48 घंटे भी नहीं वो लड़की उस घर में थी और उसको बंद कर दिया गया, जेल भेज दिया। 7 दिन तो पहले पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा बगैर किसी वारंट के। 7 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक उसको जेल में रखा जबकि वो नाबालिग थी। सतीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि योगी सरकार के ब्राह्मण मंत्री सरकार में सिर्फ गुलदस्ते का काम करते हैं। जब ब्राह्मणों पे अत्याचार होता है तो उनकी ड्यूटी उसे सही ठहराने के लिए लगाई जाती है। हालांकि मायावती ने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया। ब्राह्मण समाज के 15 से ज्यादा लोगों को मंत्री बनाया। उन्होंने 35 लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को चेयरमैन और मंत्री का दर्जा देकर के बनाया। 15 से ज्यादा एमएलसी बनाए ब्राह्मण समाज के, और तो और उन्होंने विधान परिषद के अध्यक्ष को भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को बनाने का काम किया, ब्राह्मण समाज को सम्मान देने के लिए। चुनाव के पहले बीएसपी को यह एहसास हुआ है कि उसका अपना वोट बैंक उसके साथ मौजूद है। ऐसे में वो अपने दलित बैकवर्ड नैरेटिव के साथ बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव को भी जोड़ना चाहती है अपने वोट के बेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पंजाब कांग्रेस की कमान संभाली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे पंजाब के कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधान बन गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें पंजाब के मसले हल करने हैं। इस मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मनमुटाव की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने मुझसे कहा कि नवजोत सिद्धू पंजाब के अध्यक्ष होंगे।
तो मैंने कह दिया था कि आपका जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब की सियासत में हम दोनों को एक साथ चलना है, हम एक साथ चलेंगे। सारिਆਂ ਦਾ आशीर्वाद लैके सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ। आत्मा तो बिना शरीर नहीं हुंदा, वर्कर आत्मा है। उस आत्मा का सत्कार करांगे। सत्कार उदों नहीं हुंदा जदों संपर्क टुटदा। 15 अगस्त नूं धागा वाले दिन इस ऑफिस दे विच सिद्धू दा बिस्तरा लगेगा। वड्डियां नूं सम्मान दूंगा, छोटियां नूं प्यार दूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू अपने मुद्दों तो कांग्रेस के हाई कमांड के दिते 18 पॉइंट एजेंडे तो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। तो दिल्ली मॉडल के परखचे उड़ा देने पंजाब मॉडल ने। याद रखियो मित्रों, याद रखियो। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ताकि दोनों चीजों का आप चंगी तरह डट के सामना कर सकिए। तो वहीं अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। कई जिलों में लगातार भारी बारिश के बाद बाढ़ ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। तो वहीं भूस्खलन के कारण कई जगहों पर लोगों की मौत भी हुई है। इस बीच राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र में आई आफत की बारिश की है। राज्य के रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर, सांगली और सातारा जैसे इलाकों में भारी बारिश के बाद बढ़े पानी के स्तर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। रत्नागिरी के चिपलूण इलाके की ये तस्वीरें भयावह हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोगों के कंधों के ऊपर तक पानी मौजूद है। टायर के जरिए एक महिला को बचाने की कोशिश की जा रही थी। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर हुए भूस्खलन ने मुसीबतें और बढ़ा दी। महाड़ के तलिये गांव में हुए भूस्खलन में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लोकल रेस्क्यू टीमच्या मदतीने रेस्क्यू हम कल रात से ही राहत और बचाव का काम कर रहे हैं। जहां पर भूस्खलन हुआ है उस इलाके को भी ठीक किया जा रहा है। जहां जहां जरूरत है वहां एनडीआरएफ को भेजा जा रहा है। मध्ये नागरिक अडकण्याची शक्यता आहे, तिथे आपल्या एनडीआरएफची मदतीने रेस्क्यू ऑपरेशन्स चालू होते। सातारा के मिरगांव में भी भारी बारिश से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई। पाटन के मोरना नदी में बांध के पानी को छोड़े जाने के बाद नदी उफान पर दिखी। बाढ़ का असर पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में भी दिखा। जिले के कई गांवों के साथ ही शहर में भी भारी बारिश के कारण जल जमाव की तस्वीरें सामने आईं। कोल्हापुर रत्नागिरी महामार्ग पर भी पानी भर गया था। सांगली जिले में भारी बारिश के कारण कई शहर पानी में डूबे नजर आए। गुरुवार के दिन महाबलेश्वर में 24 घंटों में रिकॉर्ड 594 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश है। कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र की तुलना में मुंबई में बारिश की तीव्रता कम थी, लेकिन यहाँ भी इसका असर साफ तौर पर देखा गया। मुंबई के गोवंडी इलाके में मकान ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। राज्य में आई इस आफत पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बैठक कर पूरे मामले की जानकारी ली और अधिकारियों को जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के आदेश दिए। ज्या वेळेला पोहोचता येणं शक्य झालं तेव्हा ह्या एनडीआरएफ आणि लष्कराच्या वगैरे तुकड्या आता तिकडे पोहोचतायत, म्हणजे त्यांना सुद्धा तिकडे पोहोचणं हे काल सुद्धा अवघड होतं। तर आता हेलिकॉप्टर्स असतील, म्हणजे हवाई मार्गे असेल, जिथे शक्य असेल तिकडे वेगवेगळ्या मार्गाने म्हणे असेल, ह्या सगळ्या बचाव कार्याच्या तुकड्या आपल्या पोहोचत। बाढ़ग्रस्त इलाकों में जहां राहत और बचाव का काम जारी है, तो वहीं मौसम विभाग की ओर से शनिवार के दिन रत्नागिरी और सातारा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी आने वाले 24 घंटे इन जिलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं अगर मुंबई की बात करें तो मॉनसून में लैंडस्लाइड, दीवार ढहने की घटनाओं में कई लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद बीएमसी की ओर से यह ऐलान किया गया था कि वहां से लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा।
लेकिन ये जो ऐलान है ये केवल कागजों पर है। पूर्वा चिटनीस की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में मॉनसून के दौरान लैंडस्लाइड, दीवारों के गिरने की कई घटनाएं हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इन हादसों के बाद बीएमसी ने लोगों को उन जगह से हटाकर सुरक्षित जगहों पर रखने की बात कही थी, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कागजों पर है। चेंबूर में लैंडस्लाइड में 19 लोगों की जान चली गई। उसी दिन विक्रोली में एक और हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। इसी साल मुंबई में मॉनसून में करीब 50 लोगों की जान घर गिरने, लैंडस्लाइड, दीवार ढहने की वजह से हो चुकी है। अथॉरिटी लोगों की सुरक्षा की बात तो करती है, लेकिन कोई काम होता नहीं दिखता है। हम मुंबई के कुर्ला में एक स्लम में हालात का जायजा लेने पहुंचे। और हम मौजूद हैं मुंबई के कुर्ला इलाके में, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे जो घर है वो एक पहाड़ी इलाके पे है जहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा है। बीएमसी ने जगह जगह से बोर्ड लगा के रखे हैं कि यहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन इसके आगे कुछ किया नहीं है। पिछले साल सितंबर में मॉनसून के दौरान अली मंसारी के घर के पास दीवार गिरी थी। उनका कहना है कि अब तक बीएमसी ने मरम्मत नहीं की। डर इस बात का है कि कहीं ज्यादा बारिश में और नुकसान ना हो जाए। पर सडनली गिरने के बाद वो लोगों ने सिर्फ ये आप देख रहे हो ये रास्ता खाली क्लियर करके दे दिया है, और ये अभी आपके सामने ही है। ये कभी भी ये नीचे आ सकता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ से आते जाते हैं, तो ये काफ़ी हम लोगों के लिए आगे नेक्स्ट अच्छा नहीं होगा। ये फिर अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है। और अभी वापस मैं बीएमसी में लेटर डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वापस कोई रिस्पांस मिलने वाला है, क्योंकि बीएमसी सिर्फ ऐसा एक बोर्ड लगा के जा रही है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप खाली करो। लेकिन खाली करके जाएंगे किधर हम लोग? बीएमसी को कुछ तो सपोर्ट करना चाहिए। एटलीस्ट ये हटा देवे तो हमारा जो डेंजर्स हो रहा है वो तो हट जाएगा। 3 साल पहले बारिश की वजह से शाहिदा के घर को काफी नुकसान पहुंचा था। किसी तरह शाहिदा और उनकी बेटी की जान बची थी। उनका कहना है कि उन्हें 80,000 रुपए का नुकसान हुआ। शाहिदा के मुताबिक बीएमसी ने नुकसान की जानकारी ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उन्हें हर वक्त खतरे का डर रहता है। रात में जब बारिश बहुत तेज हो गई है ना, तो हम लोगों को नींद नहीं आवे। हम लोग निकल के अपने बाहर खिड़की खोल के चाली में देखते रहते हैं। नींद ही नहीं आती, बैठे रहते हैं, और पानी खूब बहता रहता है। हमारे घर में से भी पानी आवे ऊपर से। इस इलाके के कॉरपोरेटर विजय तांडेल मानते हैं कि सिस्टम की नाकामी का खामियाजा इन्हें उठाना पड़ रहा है। उनका ये भी कहना है कि अवैध निर्माणों से लोगों को बीएमसी नहीं हटा पा रही है। हर जो अनधिकृत काम है उसके ऊपर मैं काउंसिलर था, मेरी बीवी काउंसिलर है, हर वक्त हम लोगों ने वहाँ पे रिटर्न में कंप्लेंट दी है, और जो प्रभाग समिति रहती है उसमें लेटर भी दिए, और अभी रिसेंटली जो ऑफिसर ये निगलेक्ट कर रहे उनके ऊपर इंक्वायरी करे। मुंबई में करीब 4 से 5 लाख लोग इन स्लम और पहाड़ों के आसपास रहते हैं, जहां लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। महानगर पालिका और राज्य सरकार मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव एक पॉलिसी बनाना चाहिए कि उनको आजू बाजू में ही उसी वार्ड में कहीं ना कहीं उनको रिहैबिलिटेट करना चाहिए। ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है। यहाँ की सिस्टम, जो बीएमसी हो या माड़ा जैसी हाउसिंग अथॉरिटी हो, उन्होंने अभी तक इनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकाला है, और जल्द से जल्द कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है, वरना हर बरसात लैंडस्लाइड की वजह से और भी जाने जा सकती है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ पूर्वा चिटनीस, एनडीटीवी इंडिया। कैसा रहा किसान संसद का आज दूसरा दिन, देखेंगे ब्रेक के बाद। किसान संसद का आज दूसरा दिन था। दिल्ली पुलिस 200 किसानों को सिंघू बॉर्डर से पूरी सुरक्षा के साथ जंतर मंतर लेकर पहुंची। यहां शाम 5 बजे तक कुल 3 सत्रों में 52 किसानों ने अपनी बात रखी, और शाम 5 बजे जिस अनुशासन के साथ किसान जंतर मंतर आए थे, उसी अनुशासन के साथ सिंघू बॉर्डर वापस लौट गए। असल संसद की तरह किसानों ने भी सदन की कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल रखा। किसानों के बीच वरिष्ठ किसान नेता और पंजाब के मानसा से 2 बार विधायक रह चुके 71 साल के हरवीर सिंह अर्शी को सदन का स्पीकर बनाया गया।
किसान एक एक कर सवाल पूछते रहे। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि किसानों ने अपने ही बीच से 33 साल के रवनीत बरार को कृषि मंत्री भी बनाया, जो किसानों को सरकार की तरफ से कृषि कानून समझाते नजर आए। आज एक तो जो एपीएमसी एक्ट पर कल से चर्चा चल रही थी, तो वो लगभग 97 सांसदों ने उस पर अपना विचार रखे और एक मत से आज एपीएमसी जो कानून है वो किसान सदन ने निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। 26 तारीख तो महिला सांसदों की, महिला किसान संसद यहाँ पर किसान संसद, महिलाएं किसान यहाँ पर आएंगे 26। हाँ 26। क्या राजनीतिक है? क्या किसान कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बना दो, किसान कह रहे हैं प्रधानमंत्री बना दो उसको हटा के, या नरेंद्र तोमर का इस्तीफा मांग के कह रहे हैं हमें बना दो कृषि मंत्री? इसमें क्या राजनीतिक है भाई? इस बीच राजकुंद्रा वाले मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार जो खबर मिली है, मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से भी अब पूछताछ की है। शिल्पा शेट्टी के पति जो हैं राजकुंद्रा, वो पहले ही पॉर्न वीडियो मामले में गिरफ्तार हुए हैं और उनकी पुलिस हिरासत भी बढ़ा दी गई है, जिसके बाद आज मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के साथ पूछताछ की। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से आज ही अगर बात की जाए तो राजकुंद्रा को अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद जो उनकी हिरासत है, उनकी जो रिमांड है, उसे बढ़ा दिया गया था। राजकुंद्रा को इससे पहले जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। एक बार उनको अदालत में पेश किया गया था, उनकी जो हिरासत थी, जो रिमांड थी, वो आज तक की थी, जिसके बाद आज एक बार फिर से उन्हें पेश किया गया अदालत में और उनकी जो हिरासत है उसे बढ़ा दी गई है। इस बीच अब शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की गई है। मामले में क्या कुछ सामने आता है, ये देखना काफी अहम होगा।